हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल ऑफ करियर क्वेस्ट। एंड आज जो हम वीडियो में टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक कुछ न्यूज़ से रिलेटेड है। तो अभी अभी आई होप अगर आपने न्यूज़ पढ़ी होगी तो फ्यू डेज बैक, इनफैक्ट डे बिफोर यस्टरडे, जो है हमारे ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह ने एक नई जो शिप है जिसका नाम है INS विशाखापट्टनम, ठीक है, उसका इनाग्रेशन किया है या उसकी कमिश्निंग की है। ठीक है। तो ये जो INS विशाखापट्टनम है, ये एक डिस्ट्रॉयर है। क्या है? एक डिस्ट्रॉयर है। तो आज की वीडियो में हम यही पढ़ने वाले हैं कि ये जो नेवल शिप्स होती हैं, बेसिकली जैसे हम कह देते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर है, डिस्ट्रॉयर है, कॉर्वेट है, फ्रिगेट है, तो ये सब है क्या और किस काम आती हैं, व्हाट इज़ देयर सिग्निफिकेंस, ठीक है, और इन सब के बीच में मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिफरेंस क्या है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले अगर हम बात करें कि टाइप्स ऑफ नेवल शिप्स की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेवल शिप्स। अब देखिए, पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं और हर कंट्री ने अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से नंबर ऑफ शिप्स जो हैं वो डिसाइड कर रखे हैं कि कौन कौन सी वो शिप्स जो हैं अपने पास, या नेवल वेसल्स अगर मैं कहूँ, जेनेरिक टर्म यूज़ करूँ, तो कौन कौन से जो नेवल वेसल्स हैं वो अपने पास या अपने आर्सनल में या अपनी नेवल नेवी में इंक्लूड करके रखेंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि ये सब के सब सारे ही कंट्रीज़ के पास हो। अब एज आई सेड कि हर कंट्री की अपनी अपनी चॉइस होती है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, बिल्कुल है। तो इंडिया के पास क्रूजर है, नहीं है। इंडिया के पास डिस्ट्रॉयर्स हैं, हमने अभी पढ़ा है, हाँ, INS विशाखापट्टनम है। इंडिया के पास फ्रिगेट्स हैं, बिल्कुल है। कॉर्वेट्स हैं, यस। डू वी हैव लार्ज पेट्रोल वेसल्स? यस, वी हैव लार्ज पेट्रोल वेसल्स। तो माइनर सरफेस कॉम्बैटेंट्स जो होते हैं, ये क्या होते हैं, या माइन वॉरफेयर वेसल जो है, ये क्या होता है? तो बेसिकली माइनर सरफेस कॉम्बैटेंट्स होते हैं कि ऐसे छोटे वॉरशिप्स जो अगेंस्ट सरफेस कॉम्बैट्स में आपके काम आते हैं। ठीक है। सो इंडिया हैज दिस, यस वी हैव दिस। माइन वॉरफेयर वेसल, वी हैव दिस। एंड एम्फीबियस वॉरफेयर वेसल्स, यस अगेन वी हैव दिस। तो इसमें से मोर और लेस इंडियन नेवी ने हर एक चीज़ जो है, हर एक टाइप की जो नेवल वेसल है, उसे अपने आर्सनल में मेंटेन करके रखा हुआ है। तो क्या ये सबके सब लड़ाई में काम आते हैं? नहीं। इनमें से कुछ स्पेसिफिक जो हैं दे आर यूज्ड इन अटैकिंग, अदर्स जो हैं उनका हर एक जो आपका ये नेवल वेसल है इसका अपना अपना एक सिग्निफिकेंस होता है। जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका नाम एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों है, बिकॉज यू कैन सी अ लॉट ऑफ एयरक्राफ्ट जो कि इसके डेक पे हैं, और ये इसका फ्लाइट डेक है पूरा। फ्लाइट डेक पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये रनवे बना हुआ है जहाँ से ये टेक ऑफ वगैरह करते हैं। तो ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं ये सबसे बड़े होते हैं, ठीक है। और जो सबसे छोटे होते हैं वो आपके होते हैं कॉवेट्स, ठीक है, या पेट्रोल वेसल्स। तो पेट्रोल वेसल्स का क्या काम होता है? जैसे आपने पेट्रोल बेसिकली क्या होती है? पेट्रोल होती है गश्त लगाना। जैसे आपने देखा होगा पुलिस जो है वो अपनी व्हीकल्स में या बाइक्स पे या कार्स में गश्त लगाती रहती है, तो वैसे ही पेट्रोल वेसल्स जो हैं ये नेवी के होते हैं और ये गश्त लगाने के काम आते हैं। तो सबसे छोटे ये होते हैं और सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आगे यही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले है एयरक्राफ्ट कैरियर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर है और उसका साइज कितना बड़ा है। अब ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कि मिड लेवल के आपको ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स भी दिख रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है फाइटर एयरक्राफ्ट, ठीक है। अगेन दीज आर फाइटर एयरक्राफ्ट, और इनके जो विंग्स हैं वो फोल्डेबल हैं ताकि उससे जो है ज़्यादा प्लेन्स जो है अकोमोडेट किए जा सकें। ये है रनवे जिसपे जिससे जो है टेक ऑफ किया जाता है। So this entire system or setup is known as an एयरक्राफ्ट कैरियर। अब ये एयरक्राफ्ट कैरियर अपने आप में बहुत खास होते हैं क्योंकि ये अपने आप में आप कह लीजिए कि एक पूरी की पूरी बैटल स्ट्राइक ग्रुप होता है। अब व्हाट इज़ अ बैटल स्ट्राइक ग्रुप? अब बैटल स्ट्राइक ग्रुप होता है कि जब आपकी किसी एडवर्सरी के साथ लड़ाई हो गई है एंड यू आर एंगेज्ड इन अ कन्वेंशनल वॉरफेयर, तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर अपने आप में एक पूरी बटालियन या आप कह लीजिए एक पूरी रेजिमेंट के बराबर है, जो एनिमी के बहुत क्लोज जाके उसके, पहली बात तो उसकी जो सी रूट्स हैं उसको चोक कर सकती है, ठीक है, उसको चोक कर सकती है, तो उसकी सप्लाई लाइंस जो हैं वो आप उसे कंट्रोल कर सकते हो। दूसरा,
अब यहाँ से आप जो है ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज भी जो है इस एयरक्राफ्ट कैरियर की हैं, ठीक है। तो ये जो ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज हैं, इससे क्या होता है कि यू कैन लॉन्च एन एयर अटैक, हेयर यू कैन सी ऑल द एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो ये डिफेंस के लिए नहीं, ये ऑफेंस के लिए यूज होते हैं। तो यू कैन लॉन्च एन एयर अटैक। इसके अलावा इसका बहुत बड़ा एक रेडार सिस्टम होता है, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप यहाँ पे देख सकते हैं वेपन्स लगे हुए हैं जो इसकी खुद की प्रोटेक्शन के लिए रहते हैं। एक और मैं बात यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा, एयरक्राफ्ट कैरियर कभी भी अकेला नहीं चलता। एयरक्राफ्ट कैरियर को कंपनी करते हैं बहुत सारे जो है छोटे वेसल्स, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर को जो है एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए जो है सपोर्ट चाहिए होता है, एंटी एयरक्राफ्ट के लिए सपोर्ट चाहिए होता है, गाइडेड मिसाइल्स के लिए सपोर्ट चाहिए होता है। तो उस चीज़ के लिए ये पूरा का पूरा एक बैटल ग्रुप बनता है। इसीलिए मैंने कहा कि एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो किसी भी बैटल ग्रुप का सबसे सेंटर मोस्ट पॉइंट होता है, ठीक है। तो अब इंडिया में क्या एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं? बिल्कुल हैं। एट प्रेजेंट हमारा जो एयरक्राफ्ट कैरियर वर्किंग है उसका नाम है INS विक्रमादित्य, विक्रम आदित्य। और ये जो है मैं आपको बता दूं कि ये इंडिया ने रशिया से परचेज किया था, ठीक है। इट्स कन्वेंशनल, सॉरी, इट्स अ कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट कैरियर। तो ये रशिया से परचेज किया था, वहाँ पे इसका नाम एडमिरल गोर्शकोव था, ठीक है। अब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर्स किसके पास हैं? तो आप याद रखिएगा, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं वो US के पास है, और उनके पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। और इनमें कुछ एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं वो न्यूक्लियर फ्यूल पे चलते हैं, ठीक है। तो यानी उनमें एक बार उनमें पूरे के पूरे न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगे हुए हैं, जिसके वजह से उनमें एक बार जब फ्यूल डाला है आपने तो वो अगले 25-30 साल तक सी बाउंड रह सकते हैं। लेकिन उन्हें बार बार शोर पे आना पड़ता है या बेसिस पे जाना पड़ता है, ताकि उसके ऊपर जो ये स्टाफ काम कर रहा है, स्टाफ के लिए जो आपको राशन चाहिए, जो आपको सप्लाईज चाहिए, उसको रिस्टोर किया जा सके। फ्यूल की कभी भी ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स में कमी नहीं होती। तो क्या इंडिया के पास भी न्यूक्लियर के रिएक्टर बेस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है? तो आंसर इज नो, बट यस, वी हैव डेवलप्ड अ न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन जिसका नाम है INS अरिहंत, INS अरिहंत, ठीक है। तो ये था आपका एयरक्राफ्ट कैरियर। तो इंडिया में और कौन से एयरक्राफ्ट कैरियर? देखिए, इंडिया ने अभी अभी रिसेंटली, अगर आपने मेरी वेपन्स इन न्यूज़ सीरीज वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें लेक्चर 1 में, यानी जो सबसे पहला पार्ट है, उसमें मैंने बताया है IAC-1, ठीक है, इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर 1। तो इसके सी ट्रायल्स चल रहे हैं, और नेक्स्ट ईयर बाय 15 अगस्त जो गवर्नमेंट टारगेट करके चल रही है, बाय 15 अगस्त 2022, व्हेन वी विल बी सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो उस टाइम पे इंडियन नेवी में इस एयरक्राफ्ट कैरियर को कमीशन कर दिया जाएगा। अब कमेंट सेक्शन में आप टाइप करके मुझे बताइएगा कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम क्या रखा गया है, ठीक है। चलिए, सो एज आई सेड कि वॉरशिप इज अ सी गोइंग एयरबेस। तो ये पूरा का पूरा अपने आप में एयरबेस की तरह जो है एक्ट करता है। इसमें फ्लाइट डेक्स होती हैं, फैसिलिटी फॉर कैरिंग, आर्मिंग, डिप्लॉइंग, रिकवरिंग एयरक्राफ्ट होते हैं। तो बहुत ज़्यादा जो है इसका एक वाइड रीच होता है, और ये स्ट्राइक ग्रुप का पार्ट बन जाता है, एंड इट यू कैन यूज इट टू चोक डिफरेंट डिफरेंट मैरीटाइम सप्लाई लाइंस ऑफ योर एडवर्सरी, ठीक है। चलिए, तो अब इनकी क्लासिफिकेशन कैसे होती है? तो इनमें से कुछ होते हैं सुपर कैरियर्स, ठीक है। उसके बाद होते हैं फ्लीट कैरियर्स, लाइट एयरक्राफ्ट कैरियर्स और एस्कॉर्ट कैरियर्स। अब जो एस्कॉर्ट कैरियर्स होते हैं वो सबसे छोटे होते हैं, और सुपर कैरियर्स जो होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं। तो अभी जो आपने पीछे फोटोग्राफ में देखा था वो एक सुपर कैरियर था, ठीक है। फ्लीट कैरियर में क्या होता है कि जनरली जो आपके उसमें एयरक्राफ्ट्स होते हैं वो यूजुअली उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो 1 से 2 स्क्वाड्रंस तक लिमिटेड रहती है। ऐसा कहीं फिक्स्ड नहीं लिखा है, देयर इज नो एज सच फिक्स्ड रूल्स एंड डिफरेंशिएशन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेवल वेसल्स, ठीक है। लेकिन हाँ, एक ब्रॉडर सेंस में, एक मोटे मोटे तौर पे अगर बात की जाए तो यस, देयर आर डिफरेंसेस, ठीक है। तो लाइट एयरक्राफ्ट कैरियर जो होता है उसमें ज़्यादातर आपको एक ही स्क्वाड्रन देखने को मिलती है, और इसके अलावा जो है वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने के लिए ज़्यादा काम आता है। तो जो बड़े
कंट्रीज़ हैं, जो वेल टू डू इकोनॉमीज़ हैं, उनमें आपको लाइट एयरक्राफ्ट कैरियर की बजाय आपको फ्लीट कैरियर और सुपर कैरियर्स ही देखने को मिलेंगे। जैसे यूएस की नेवी में आपको सुपर कैरियर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं एस्कॉर्ट कैरियर। एस्कॉर्ट कैरियर में यूजुअली इतने ज़्यादा जो है एयरक्राफ्ट की स्ट्रेंथ नहीं होती है। ठीक है, और उसमें अटैक एयरक्राफ्ट जो होते हैं वो भी कम रखे जाते हैं। इट इज़ मोर और लेस की वो एक प्रेजेंस बनाने के लिए एक सी में, पर्टिकुलर सी में, और एज अ डेटरेंट काम करने के लिए आप जो है एस्कॉर्ट कैरियर को किसी जगह पे पोजीशन करके रखते हैं। नाउ लेट्स कम टू अ ब्रॉडर ग्रुप ऑफ सरफेस कॉम्बैटेंट्स। अब देखिए एयरक्राफ्ट कैरियर जो होता है आता वो भी सरफेस कॉम्बैटेंट्स की कैटेगरी में है, लेकिन ये सरफेस कॉम्बैटेंट्स होते क्या हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक शिप है। ठीक है, ये नेवल शिप है और इसमें आप काफ़ी सारे जो हैं इक्विपमेंट्स भी देख पा रहे होंगे ऊपर। ठीक है, सो दिस इज़ अ क्रूज़र, दिस इज़ अ क्रूज़र। ठीक है, तो ये क्रूज़र हो गया, कॉर्वेट्स हो गई, ठीक है, फ्रिगेट्स हो गई, और इसके अलावा आप कह लीजिए डिस्ट्रॉयर्स हो गए। तो ये सब है क्या? व्हाट आर दीज? सो दीज आर नथिंग बट सरफेस कॉम्बैटेंट्स, क्योंकि ये जितना भी कॉम्बैट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं वो सी सरफेस के ऊपर परफॉर्म करते हैं। दे डोंट गो अंडर द सी। तो जो आपकी सबमरीन्स होती हैं, ठीक है, सबमरीन्स जो हैं वो बिलो द सरफेस और सब सरफेस कॉम्बैटेंट्स में आते हैं, क्योंकि सबमरीन से भी आप अटैक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो क्योंकि बिलो द सरफेस है, हेंस कॉल्ड एज सबमरीन्स और सब सरफेस कॉम्बैटेंट्स। तो सरफेस कॉम्बैटेंट्स में आपको देखने को मिलती है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज। सो एज आई सेड, तो इनमें कौन कौन से आते हैं? तो सबसे पहले आता है आपका क्रूजर। तो मैंने आपको बताया कि इंडिया क्रूजर यहाँ पे आप ये देख सकते हैं एक पूरा का पूरा जो है शिप है। तो इंडिया जो है वो क्रूजर्स अभी के टाइम में फिलहाल इन इंडिया की नेवी में नहीं इंक्लूडेड है। ठीक है, हो सकता है आने वाले टाइम में हम लोग डेवलप कर लें, बट अभी के टाइम में इंडिया की नेवी में क्रूजर्स नहीं इम्प्लीमेंटेड हैं। तो ये क्रूजर्स किस चीज़ के काम आते थे? तो पुराने टाइम में जो मिडिवल टाइम्स होता था उसमें ये इंडिपेंडेंट स्काउटिंग, यानी कि आप जो है बस निगरानी रखने के लिए बाहर जा रहे हैं और कुछ मिल जाए तो उसको कैप्चर करके ले आना, या रेडिंग के लिए अगर आपको पता लग रहा है कि पर कहीं पे एनिमी जो है हाई सीज में या आपके टेरिटोरियल वाटर्स के आसपास कुछ प्लान्ड एक्टिविटी कर रहा है, तो उन पे जो रेडिंग करनी होती थी, आपने रेड करनी होती थी, उसके लिए जो है आप क्रूजर्स यूज करते होते थे। या फिर कॉमर्स प्रोटेक्शन। कॉमर्स प्रोटेक्शन यानी अगर आपकी कोई हाई सी एक्टिविटी चल रही है, जो मैरीटाइम बिजनेस एक्टिविटी चल रही है अगर आपकी कोई, ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप ये लगा लीजिए ऑयल एक्सप्लोरेशन हो रही है, ऑफशोर ऑयल एक्सप्लोरेशन, ठीक है, और इसके अलावा आप हाई सीज में फिशिंग वगैरह कर रहे हो, फॉर दैट मैटर एनी ऑफ द एक्टिविटी, तो उस चीज़ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए क्रूजर्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और आज के टाइम में यूएस, रशिया और पेरू के अलावा किसी और कंट्री में फ़िलहाल अभी तक आप क्रूजर्स यूज़ होते हुए नहीं देखेंगे। क्योंकि अब ऐसा क्यों है, इंडिया ने क्यों नहीं क्रूजर रखा? और जबकि इंडिया ने इतने सारे टाइप के जो हैं आप कह सकते हैं कि नेवल वेसल्स रखे हुए हैं। तो बेसिकली देखिए इंडिया की जो बाउंड्री लाइन है वो 7500 नॉटिकल 7500 किलोमीटर्स की है। ठीक है, तो इस 7500 किलोमीटर्स की जो हमारी कोस्ट लाइन है, इसकी प्रोटेक्शन के लिए हमें नंबर ऑफ शिप्स रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, और उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट मैरीटाइम जोन्स होते हैं उनके लिए भी, तो इसीलिए हमने, तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम कह लीजिए या आप कह लीजिए कि आज की एक नई डेवलपमेंट ये है कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नेवल वेसल्स है ना, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है, फ्रिगेट, कॉर्वेट, डिस्ट्रॉयर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो एज सच कोई हार्ड डिफरेंस नहीं है, कहीं पे रिटर्न नहीं है, और ये डिफरेंस धीरे 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 कम होता जा रहा है। हम डिस्ट्रॉयर्स को क्रूजर के लेवल पे ले गए हैं, फ्रिगेट्स को डिस्ट्रॉयर्स के लेवल पे ले गए हैं, कॉर्वेट्स और पेट्रोल वेसल को हम फ्रिगेट्स के लेवल पे ले आए हैं। सो दैट इज वाई समटाइम्स ऐसा लगता है कि कहीं ओवरलैपिंग
या आप कह लीजिए डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज को बचाने के लिए सम कंट्रीज अवॉइड हैविंग क्रूजर्स। ठीक है, जो क्रूजर्स का जो इम्पोर्टेंट रोल होता था वर्ल्ड वॉर 2 में होता था। आज के टाइम में जो पुराने कंट्रीज ने रखी हुई हैं और उनकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो वो क्रूजर्स जो हैं मेंटेन करके रखती हैं अपनी नेवल फ्लीट्स में। अदरवाइज आपको ज़्यादातर कंट्रीज के ऑपरेट करते नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं डिस्ट्रॉयर्स की, जिसकी वजह से ये पूरा लेक्चर जो है बन रहा है। अब यहाँ पे मैंने ये यूएस नेवी का एक डिस्ट्रॉयर उठाया है, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसका जो साइज है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। ठीक है, और साइज जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है, लेकिन ये क्रूजर से छोटा होता है। मैं पहले ही यहाँ पे आपको बता दूं, क्रूजर से ये छोटा होता है। तो अब इनका नेवी की जो फ्लीट्स होती हैं या नेवल वेसल्स होते हैं, इनका साइज कैसे देखा जाता है? तो इनका साइज देखने के लिए एक स्पेसिफिक टेक्निकल टर्म यूज होती है जिसको बोलते हैं टनेज। जिसको क्या बोलते हैं? टनेज। यानी ये कितने टन्स की जो है डिस्प्लेसमेंट रखता है, मतलब इसका वेट जो है वो कितना है। अगर मोटे मोटे तौर पे मैं आपको बताऊं, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट ये देखी जाती है, क्योंकि अगर आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे जाएं तो वहाँ पे कोई भी चीज़ कब फ्लोट करते हैं, जब वो अपने से इक्वलेंट जो है वाटर को डिस्प्लेस करती है, तो वो फ्लोटिंग का कुछ वैसा रहता है। तो ऐसे में इनकी जो टनेज होते हैं, कितने टन का इनका वेट है, उस हिसाब से जो है इनको क्लासिफाई किया जाता है। तो डिस्ट्रॉयर्स जो हैं वो नॉर्मली, मैंने अगेन ये कहीं पे रिटन नहीं है, ये कहीं पे मैंडेटरी नहीं है, ये कोई फिक्स्ड गाइडलाइंस नहीं है, ये वेरी करती रहते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड कंट्री टू कंट्री। लेकिन एक ब्रॉड कंसेंसस निकल के आ रखा है, वो ये है कि 5000 से लेके 10,000 टन्स के बीच में जो होता है वो एक डिस्ट्रॉयर का वेट होता है। ठीक है, तो और डिस्ट्रॉयर से बड़ा होता है क्रूजर। तो क्रूजर जो है आपका, तो क्रूजर जो बेसिकली है आपका 10,000 से अबव होता है, लेकिन 30,000 से बिलो रहता है। 30 भी नहीं, एक्चुअली 20,000 से बिलो रहता है। ठीक है, तो ये आपका क्रूजर यूजुअली देखने को मिलता है, राइट। तो ये आपका डिस्ट्रॉयर है। अब डिस्ट्रॉयर का मेन काम क्या होता है? देखो, ये जो आपका एयरक्राफ्ट कैरियर है, ठीक है, जो आपका एयरक्राफ्ट कैरियर है उससे ज़्यादा फास्ट होता है। ठीक है, उससे ज़्यादा फास्ट होता है और उससे ज़्यादा ये मनूवरेबल होता है। सो मनूवरेबल मीन्स, तो मनूवरेबल मीन्स कि इसको घुमाना, इसको मोड़ना, इसको डायरेक्शन देना, तो वो थोड़ा इजी है एज कंपेयर टू एन एयरक्राफ्ट कैरियर। एयरक्राफ्ट कैरियर जो है बहुत टाइम और उसको जो है आर्क डिस्टेंस चाहिए होता है टू मेक मनूवर्स। वेर एज जो आपके डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, क्योंकि वो साइज में थोड़े छोटे होते हैं, स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है, सो इट इज़ ईजी टू डू दैट एज कंपेयर टू एन एयरक्राफ्ट कैरियर। ठीक है, और इनकी भी जो रेंज होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि कभी भी एयरक्राफ्ट कैरियर अकेला नहीं होता, वो पूरे एक स्ट्राइक ग्रुप का पार्ट होता है। तो एयरक्राफ्ट कैरियर की जो मेन प्रोटेक्शन करते हैं वो डिस्ट्रॉयर्स ही करते हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रॉयर्स का ही काम होता है कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर, या फिर आप कह लीजिए कि एंटी टॉर्पीडो जो है वॉरफेयर, या एयर डिफेंस के लिए जो है इसे यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आप ये गन देख रहे हैं, तो ये गन जो है ये एंटी एयरक्राफ्ट गन के तौर पे भी यूज़ की जा सकती है। देन यू कैन सी अदर इक्विपमेंट्स ऑल्सो। ठीक है, रेडार्स वगैरह और वॉच टावर्स वगैरह सब कुछ प्रॉपर रहता है। तो डिस्ट्रॉयर का काम होता है किसी भी क्रूज मिसाइल को, जो इनबाउंड जो एरियल थ्रेट हैं और सरफेस थ्रेट हैं, उनको न्यूट्रलाइज करना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एज आई सेड, दे आर लार्ज स्विफ्ट एंड पावरफुली आर्म्ड टॉर्पीडो बोट्स, जो कि अदर टॉर्पीडो बोट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाई जाती है। अब टॉर्पीडो बोट्स क्या होती हैं? टॉर्पीडो बोट्स बेसिकली एयरक्राफ्ट कैरियर को मार गिराने के लिए आती हैं, क्योंकि पानी के अंदर मिसाइल छोड़ी जाती है, वो एक टॉर्पीडो होती है, और वो डिस्ट्रॉय ना कर दे इसीलिए जो है डिस्ट्रॉयर हमेशा एक वॉरशिप को जो है क्या करता है, अकम्पनी करता है। ठीक है, एज आई सेड, इट इज अ escort larger vessels in a fleet convoy or battle group and defend them against small powerful short range attackers। ठीक है, तो ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी होते हैं और बहुत ज़्यादा इसमें अच्छी फायर पावर भी होती है। देन इज अ फ्रिगेट। तो फ्रिगेट क्या होती है? फ्रिगेट जो है, यहाँ पे आप साइज देख रहे हैं,
ठीक है, तो अगर आप इसका साइज देखेंगे तो ये डिस्ट्रॉयर से थोड़ा छोटा है। तो एज आई सेड, इसका सबसे पहला डिफरेंस क्या होता है कि फ्रिगेट जो है वो 3000 से लेके 5000 के बीच में इसकी जो है आपको क्या देखने को मिलेगी, टनेज देखने को मिलेगी। ठीक है, तो 3000 टू 5000 टन्स जो है वेट के बीच, टन्स के बीच में जो इसकी है आप टनेज देखेंगे। और इसमें अगेन आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एंटी एयरक्राफ्ट गन। ठीक है, देन देयर आर डिफरेंट डिफरेंट मिसाइल सिस्टम्स जो कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए भी यूज होती हैं। ठीक है, तो इनका भी यही काम होता है कि अपने एसेट्स को डिस्ट्रॉय करना। तो फिर हम ये सेम टाइप की चीजें बार बार क्यों बना रहे हैं, हमने फ्रिगेट क्यों बनाई जब हमारे पास डिस्ट्रॉयर था। तो देखिए, डिस्ट्रॉयर जो है वो होता है फास्ट, लेकिन फ्रिगेट डिस्ट्रॉयर से भी फास्ट होती है। ठीक है, और फ्रिगेट से फास्ट कॉर्वेट होती है, और कॉर्वेट्स और पेट्रोल वेसल ऑलमोस्ट। तो कुछ जगह ऐसी होती है, जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो गहरे पानी में ही रह सकता है, उथले पानी में नहीं आ सकता, तो इसीलिए आपको बोट्स का साइज छोटा करना पड़ता है। जो बड़ी बोट होती है उसे हमेशा तैरने के लिए गहरा पानी चाहिए। समंदर के किनारे आने के लिए जो है बोट्स हमेशा छोटे साइज की ही रहेंगी, क्योंकि वहां पे पानी जो है इतना गहरा नहीं होता और वो डूब सकती हैं वहां पे। ठीक है, सो दैट इज वाई यू कीप ऑन रिड्यूसिंग द साइज, और साइज रिड्यूस करने के साथ साथ आप स्पीड जो है इंक्रीज करते जाते हो, तो कहीं पे आपको फास्ट पहुंचना है। ठीक है, तो आप फ्रिगेट्स यूज करोगे। ठीक है, आपको कहीं पे वो मिली है, एक इंफॉर्मेशन मिली है कि सो एंड सो पॉइंट पे आपके टेरिटोरियल वाटर्स में सो एंड सो एक्टिविटी हो रही है, तो आपको एक डेटरेंट चाहिए, एक अच्छा डेटरेंट चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप एक जो है फ्रिगेट को वहां पे भेज देंगे, और फ्रिगेट्स जो हैं वो वहां पे जाके जो भी वो आपका एडवर्सरी है या जो भी वहां पे ग्रुप है जो इलीगल एक्टिविटी कैरी आउट कर रहा है आपके टेरिटोरियल वाटर्स में, उनको काउंटर कर सकती है बहुत इजीली। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इंडियन नेवी के साथ साथ कोस्ट गार्ड्स भी कुछ फ्रिगेट्स जो है वो ऑपरेट करती हैं। मैं नहीं कहूँगा बहुत सारी, बट कुछ एक एक दो तीन जो है वो ऑपरेट करती हैं। कोस्ट गार्ड्स जो हैं वो ज़्यादातर आपको पेट्रोल वेसल्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि कोस्ट गार्ड्स का काम ही हमारी जो कोस्टल जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। तो टेरिटोरियल वाटर्स जो होते हैं, अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि टेरिटोरियल वाटर्स जो होते हैं वो बेसिकली 12 नॉटिकल माइल्स तक होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कंटीगुअस जोन। ठीक है, कंटीगुअस जोन तो ये 12 से लेके 24 नॉटिकल माइल्स के बीच बीच में होता है। ठीक है, और उसके बाद आता है आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये एज पर UNCLOS, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन फॉर लॉज ऑफ द सीज, उसके लिए ये बनाई गई है। तो ये कहते हैं कि 0 से लेके 200 नॉटिकल माइल्स तक जो है किसी भी कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। तो ये होता क्या है, टेरिटोरियल वाटर मतलब कि 12 नॉटिकल माइल में, अगर समंदर में 12 नॉटिकल माइल, उस किनारे से लेके 12 नॉटिकल माइल तक कंट्री का बॉर्डर माना जाएगा, तो उसमें बिना परमिशन के कोई भी फॉरेन वेसल नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये होता है टेरिटोरियल वाटर। उसके बाद होता है कंटीगुअस जोन। कंटीगुअस जोन में जो है फॉरेन वेसल्स पास कर सकते हैं अगर वो कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज, कि हम कहीं और जा रहे हैं तो इस एरिया से आपके होके गुजरेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारा टाइम बचेगा, प्लस हम कोई इलीगल एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं, ना ही हम कोई ड्रग्स लेके आ रहे हैं, ना कोई हथियार लेके आ रहे हैं, ना हम कोई जो है आपके टेरिटोरियल वाटर्स में, आपके कंट्रोवर्स जोन में कोई क्लेम डालने आ रहे हैं। देन देर इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में क्या होता है कि किनारे से लेके 200 नॉटिकल माइल्स तक जितना समंदर है वो सारा का सारा उस पर्टिकुलर कंट्री का है। तो उस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में अगर आप सपोज करो कि ऑयल जो है एक्सप्लोरेशन करनी है, ठीक है, फिशिंग करनी है, हाई सी फिशिंग जिसे हम बोलते हैं, राइट, या फिर आप कह लीजिए कोई और सी एक्टिविटी जिसमें उसमें और सी बेड पे पड़े जो मिनरल्स हैं, मिनरल्स एक्सप्लॉयड करने, मिनरल्स जो है एक्सप्लोर करने हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो है वो पर्टिकुलर कंट्री ही कर सकता है, और अगर किसी और कंट्री को करना है तो उससे पहले उसकी परमिशन लेनी ज़रूरी है, उसकी गवर्नमेंट से परमिशन लेनी
ज़रूरी है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेरिटोरियल वाटर्स, कंटिन्यूअस जोन एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एज पर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ द सीज। ठीक है, तो ये फ्रिगेट्स वगैरह जो होती हैं अब ऐसे ही कंटिगुअस जोन में काम आती हैं। पेट्रोल वेसल्स जो हैं वो ज़्यादातर आपके टेरिटोरियल वाटर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जो है आप हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर और डिस्ट्रॉयर्स को देख सकते हैं। ठीक है, इनफैक्ट एयरक्राफ्ट कैरियर्स और डिस्ट्रॉयर्स जो है वो इनसे भी बियॉन्ड हाई सीज में जाते हैं। हाई सीज यानी जिस पे जो किसी की जुरिस्डिक्शन के अंडर नहीं आते और जो एरिया पूरे वर्ल्ड का कॉमन है। ठीक है, 200 नॉटिकल माइल्स तक तो हर कंट्री की जुरिस्डिक्शन हो गई ना, उसके बाद जो एरिया बचता है, ठीक है, जो किसी भी कंट्री की जुरिस्डिक्शन में नहीं आ रहा, वो हाई सीज में आता है, राइट। तो वहाँ पे भी जो है एयरक्राफ्ट कैरियर्स और जो बड़े हमारे डिस्ट्रॉयर्स हैं वो ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि उनकी एंड्योरेंस जो होती है वो काफ़ी लॉन्ग होती है। लेकिन किनारे के पास जैसे छोटी बोट्स में हमारे एडवर्सरीज आ रहे हैं, तो उनको काउंटर करने के लिए फ्रिगेट्स और पेट्रोल वेसल्स यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि इनकी स्पीड भी ज़्यादा होती है, ये वेल आर्म्ड भी होते हैं। ठीक है, सो देयर यू कैन सी देन इज अ कॉर्वेट। सो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कॉर्वेट, इसका साइज और छोटा हो गया है, यहाँ पे सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट है, कभी कभी तो ये भी नहीं मिलता। ठीक है, और गन्स हमेशा आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, एंड यू विल ऑलवेज फाइंड रेडार्स और सम अदर इक्विपमेंट्स, राइट। तो ये जो कॉर्वेट्स होती हैं ये सबसे छोटी कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, तो इनका जो यूजुअली वेट रहता है या टनेज रहती है वो 500 से लेके 3000 टन्स के बीच में रहती है। ठीक है, ये सबसे फास्ट होते हैं, दे आर यूजुअली द फास्टेस्ट। ठीक है, तो किसी भी कोस्टल एरिया में बहुत फटाफट पहुंचना है, जहाँ पे आपको पता लगा है कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है, तो आप एक कॉर्वेट ही यूज़ करोगे या आप एक पेट्रोल वेसल यूज़ करोगे। तो कॉर्वेट के साथ साथ मैं यहाँ पे पेट्रोल वेसल को भी डिस्कस कर लूँगा, बिकॉज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट दोनों सेम कैटेगरी में आते हैं। फ़र्क कहाँ पे आता है? फ़र्क ये आता है कि कॉर्वेट जो है वो नेवी यूज़ करती है और पेट्रोल वेसल्स जो हैं वो कोस्ट गार्ड्स यूज़ करते हैं। ठीक है, काफ़ी फास्ट होते हैं। ठीक है, और अटैक क्राफ्ट्स भी कर सकते हैं ये, राइट। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ कॉर्वेट, अ फ्रिगेट, अ डिस्ट्रॉयर एंड अ एयरक्राफ्ट कैरियर। तो इंडिया के पास ये सब के सब हैं। ठीक है, तो ये सबसे छोटे क्लास के रहते हैं, एंड देन दे आर वेरी फास्ट। तो लार्ज पेट्रोल वेसल जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो पेट्रोल वेसल यानी ये टेरिटोरियल वाटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिवेंट नहीं, प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो पेट्रोल वेसल इज़ यूजुअली ऑपरेटेड बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड्स। ठीक है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड्स जो है वो पेट्रोल वेसल्स यूज़ करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट जो है एक्सरसाइज कभी किसी कंट्री के साथ और कभी सिंगल हैंडेडली परफॉर्म करते हैं टू प्रोटेक्ट आर टेरिटोरियल वाटर्स। फॉर एग्जाम्पल, सम ऑफ यू माइट रिमेंबर द 26/11 अटैक। ठीक है, तो उसकी अभी एनिवर्सरी भी अनफॉर्चुनेटली आने वाली है। तो उसमें जो टेररिस्ट आए थे वो बड़ी स्मॉल इन्फ्लेटेबल बोट से आए थे। ठीक है, वो हाई सीज में जो आए वो फिशिंग बोट्स में आए, फिशिंग बोट्स से बाद फिर वो इंडिया के टेरिटोरियल वाटर्स के पास पहुंच गए, उन्होंने इन्फ्लेटेबल बोट्स ले ली। तो उनको काउंटर करने के लिए जो है, ठीक है, उनको काउंटर करने के लिए जो कोस्ट गार्ड्स हैं उनको स्मॉल बोट्स चाहिए और फास्ट बोट्स चाहिए, तो वो क्या यूज़ करते हैं फिर? पेट्रोल वेसल्स यूज़ करते हैं, और इनमें कुछ बहुत बड़े साइज़ के होते हैं जो कि एज पर रिक्वायरमेंट यूज़ किए जाते हैं। इफ़ यू नो कि एक पर्टिकुलर कोस्ट के अराउंड ऐसा एरिया है जहाँ पे बड़ी शिप्स को नहीं अकोमोडेट किया जा सकता, तो इन दैट केस क्या होता है कि आप एक स्मॉल पेट्रोल वेसल या सिंपल एक नॉर्मल पेट्रोल वेसल को यूज़ करते हो। ठीक है, तो इसमें सारे सारे ये ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। एंटी स्मगलिंग, एंटी पायरेसी, यानी जो वो समुद्री लुटेरे आ जाते हैं, फिशरी पेट्रोल, ठीक है, इमिग्रेशन एंड लॉ एनफोर्समेंट, ये सब के सब जो हैं इस पेट्रोल वेसल्स के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं। अब बात करते हैं इनके नामकरण की, यानी नोमेनक्लेचर की। तो अभी अभी जो नई शिप आई है उसका नाम था INS विशाखापट्टनम। तो ये विशाखापट्टनम ही नाम क्यों रखा? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडियन नेवी में एक ट्रेडिशन चलता आ रहा है।
तो इंडियन नेवी में जब भी किसी नेवल वेसल का नाम रखना होता है तो उसके लिए एक प्रॉपर नोमेनक्लेचर, इंटरनल नोमेनक्लेचर कमेटी है। उस कमेटी में नेवी के साथ साथ हिस्टोरिकल डिपार्टमेंट के, आर्काइव्स के, शिपिंग मिनिस्ट्री के और डिफेंस मिनिस्ट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो सब के सब बैठते हैं। वो नाम फाइनल करके इंडियन नेवी के चीफ के पास भेजते हैं, जो फाइनली उस नेवी चीफ जो होते हैं वो उस नाम को साइन करके, फाइनलाइज करके जो है फिर आगे प्रोसेस कर देते हैं। तो फाइनल साइन जो होते हैं वो इंडियन नेवी के चीफ के होते हैं, लेकिन पूरी कमेटी जो है वो नाम डिसाइड करती है। अब वो कैसे नाम डिसाइड करती है, तो यहाँ पे आप देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार चीज़ है और बहुत अच्छी नॉलेज है कि जितने भी क्रूज़र और डिस्ट्रॉयर है ना, अब ये जो नॉलेज यहाँ पे ये है, अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया तो आप एग्जाम में कभी एक क्वेश्चन में कोई गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो जितने भी क्रूज़र और डिस्ट्रॉयर जो हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी इनके बीच में डिफरेंस जो है वो बहुत ही कम रह गया है। तो इनके जो नाम है ना, यूजुअली स्टेट कैपिटल्स के ऊपर या कोई बहुत बड़े सिटीज़ जो होते हैं या कोई बहुत महान राजा जो हैं इंडिया की हिस्ट्री में से, उनके ऊपर रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल INS दिल्ली, INS कोलकाता, INS मैसूर, INS मुंबई, INS राणा महाराणा प्रताप के नाम पे, INS रंजीत महाराजा रंजीत सिंह के नाम पे, और इसमें एक और जो है जुड़ जाता है INS विशाखापट्टनम। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रूजर और डिस्ट्रॉयर, स्टेट कैपिटल्स, लार्ज सिटीज या ग्रेट किंग्स के नाम पे ही इनका नाम रखा जाता है। तो अगर एग्जामिनर आपको नाम दे देता है और कैटेगरी पूछ लेता है, या फिर आपको कैटेगरी दे के ऑप्शंस में नाम दे देता है, तो अब आप जो है एलिमिनेट करके सही ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं और एग्जाम में वो एक एक्स्ट्रा मार्क गेन कर सकते हैं जो शायद आपको एक एक्स्ट्रा एज दे देगा। ठीक है, जो हमारी फ्रिगेट्स हैं वो यूजुअली माउंटेन रेंजेस के, रिवर्स के या किसी वेपन्स के नाम पे रखी जाती है, लेकिन इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि जो सेम क्लास की जो फ्रिगेट्स हैं हमारी, उन सब का जो इनिशियल लेटर है वो सारा का सारा सेम हो। जैसे INS शयाद्री है, INS शिवालिक है, INS सतपुरा है, तो इन सब का जो इनिशियल लेटर है वो S है और सब के सब जो है सेम क्लास के हैं। ठीक है, देन यू गॉट INS तलवार, INS तेग, ये दोनों सेम क्लास के हैं फ्रिगेट्स ही, लेकिन क्लास इनकी अलग है और इनकी अलग है। तो जो इस क्लास में सबसे पहली शिप होती है ना, उसी के नाम पे क्लास का नाम रख दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद INS ब्रह्मपुत्र है और INS गंगा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्रिगेट्स का नाम होता है माउंटेन रेंज, रिवर या फिर वेपन्स के नाम पे। तो सह्याद्री जो है वेस्टर्न घाट्स को बोलते हैं, शिवालिक आउटर हिमालयस हैं, सतपुरा भी माउंटेन रेंज है, तलवार एक वेपन है, तेग भी एक वेपन है, ब्रह्मपुत्र और गंगा क्या है, हमारी रिवर्स है। जो कॉर्वेट्स होती हैं, कॉर्वेट्स जो है वो पर्सनल जो एक वेपन्स होते हैं ना, आर्म्स, उनके नाम पे रखा जाता है। जैसे INS खुकरी, INS किरपान, ठीक है, INS खंजर। अगेन इन सब में जो है इनिशियल लेटर्स जो हैं वो नाम, जो नाम का इनिशियल लेटर है वो सेम क्लास के लिए सेम ही रखा जाता है, ताकि पहचानने में और इनकी जो ऑपरेशनल प्लानिंग में इजी रहे। ठीक है, तो ये बड़े इंटरेस्टिंग से और छोटे छोटे जो फैक्ट्स हैं, ये आपको एग्जाम में बहुत बड़ा एडवांटेज दिलवा सकते हैं या आपके SSB में बहुत बड़ा एडवांटेज दिलवा सकते हैं। ठीक है, फिर जो मल्टीपर्पज पेट्रोल वेसल्स होते हैं, उनका जो नाम है वो आप आइलैंड्स के नाम पे रखा जाता है। जैसे INS कार निकोबार, INS काला पानी, INS करूवा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो आइलैंड्स हैं हमारे, जैसे हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं। अब इन ये पूरा पूरा ग्रुप, आइलैंड ग्रुप का नाम है, यानी आर्किपेलागियो का पूरा नाम है, उधर लक्षद्वीप है, लेकिन इनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड्स हैं। जैसे आपको स्वराज द्वीप देखने को मिलेगा, नेताजी द्वीप देखने को मिलेगा। तो इन आइलैंड्स के नाम पे जो है हमारी कॉर्वेट्स का नाम जो है रखा जाता है, या फिर पर्सनल आर्म्स, कॉर्वेट सॉरी पर्सनल आर्म्स के नाम पे रखा जाता है, और मल्टीपर्पज पेट्रोल वेसल्स जो हैं वो आइलैंड्स के नाम पे रखा जाता है। ठीक है, तो अगर इनमें एंटी सबमरीन वॉरफेयर है तो अगेन अगर ऑफेंसिव है, डिस्ट्रक्टिव कोनोटेशन जो है नाम को एक दे दी जाती है, जैसे INS कमोरता, INS कडामट। ठीक है, तो ये कॉर्वेट्स जो होती हैं हमारी, अगर इनमें एंटी सबमरीन वॉरफेयर इंक्लूड हो गया है तो एक इनको ऑफेंसिव या
डिस्ट्रक्टिव कोनोटेशन दे दी जाती है, मतलब नाम में एक वो होना चाहिए, एक ऑफेंसिव सा कोनोटेशन आना चाहिए। ठीक है, तो और फिर बात करते हैं सबमरीन्स की। सबमरीन्स जो है इंडियन नेवी की, उनका जो नाम है वो रखा जाता है जो प्रिडेटरी फिश होती है, मतलब जो मछलियां शिकार करती हैं उनके नाम पे। ठीक है, मछलियां जो शिकार करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो सबमरीन्स हैं ये अटैक करने के काम आती हैं और ये अंडर वाटर ऑपरेट करती हैं, तो इसीलिए इनका जो नाम है वो प्रिडेटरी फिश या फिर कोई एब्स्ट्रैक्ट नेम, मतलब एक एक भाव जो थोड़ा सा मतलब हमारा वो एक शौर्य दिखाए, कुछ वैसे सा नाम रखा जाता है। जैसे आईएनएस अरिहंत है, आईएनएस चक्र है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं हमारी। कन्वेंशनल वंस जैसे सिंधु घोष है, सिंधु कीर्ति है, शल्की है, शंकुल है। तो अगेन सबका जो नाम है वो एस से रखा गया है, सॉरी। तो इससे आपको क्या पता लगता है कि ये सब की सब सेम क्लास की हैं। अब जो लेटेस्ट सबमरीन्स जो हमारी आ रही हैं, जो कि स्कॉर्पियन क्लास हैं, ठीक है, ये फ्रांस ने हमें स्कॉर्पियन सबमरीन दी थी। तो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो है, जो इंडिया में डेवलप हो रही हैं, उनका नाम भी कुछ वैसा ही है, आईएनएस वेला। तो सबके नाम जो हैं वो वी से शुरू होते हैं। ठीक है, आईएनएस वेला है, और इसके अलावा दो और हैं। ठीक है, तो टोटल 6 बन रही हैं। तो ये अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा एक ही चीज़, कि पहली बात तो इनिशियल लेटर्स अगर सबके सेम है तो यानी वो सेम क्लास की हैं। ठीक है, और अगर अगेन देयर मस्ट बी बोट्स जो कि सिमिलर हैं। ऐसा नहीं है कि कॉर्वेट का आपने एस उठा लिया और सबमरीन का एस उठा लिया तो बोल दिया कि नहीं ये सेम क्लास की थी, ऐसा नहीं है। अपनी अपनी कैटेगरी में अगर सबके नाम जो हैं वो सेम इनिशियल अल्फ़ाबेट से शुरू हो रहे हैं तो वो क्लास सेम है। अदरवाइज आप कैटेगरीज को इंटरमिक्स नहीं कर सकते। एक डिस्ट्रॉयर क्रूजर नहीं हो सकता, सॉरी, एक डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट नहीं बन सकता, और एक फ्रिगेट कॉर्वेट नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये जो पूरा है नोमेनक्लेचर इंडियन नेवी में इसी का ही यूज़ किया जाता है। और आगे से कभी भी अगर आप न्यूज़ में कोई नाम पढ़ेंगे तो आप इजीली आई गेस अब डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो जो है नेवल वेसल किस कैटेगरी का है या फिर वो किस पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है। तो आई होप आज के लेक्चर में जो है आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ टेल अस अबाउट इट। और इसके अलावा अगर आपको किसी और टॉपिक पे कोई अच्छी वीडियो चाहिए विच यू वांट टू बी डिस्कस्ड इन अ ग्रेट वे, तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। And I hope you are enjoying the learning. So thank you.